वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। 26 जनवरी 2022 के पहले आप नो कॉस्ट EMI में इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 26 जनवरी के पहले अवेल करने पर आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इन कोर्सेज में मिल जाती है। आप इन कोर्सेज की जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं हमें info@onlyis.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल अमेंडमेंट्स टू दी IAS कैडर रूल्स के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया है IAS कैडर रूल में। इसके माध्यम से IAS ऑफिसर्स के डिप्यूटेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा कंट्रोल होगा, जो कि काफ़ी टिसल का मुद्दा बना रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। भी अभी ये आपको मामला क्लियर ना हुआ हो। आप इस तरीके से समझिए कि जो भी लोग IAS ऑफिसर के तौर पे या फिर सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं, उन्हें किसी न किसी राज्य का कैडर दिया जाता है। लेकिन IAS ऑफिसर्स की आवश्यकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है, जहां पर वो सचिव के पद पे, सेक्रेटरी के पद पे जाते हैं। तो आखिर ये ऑफिसर्स कैसे मिलते हैं केंद्र सरकार को, जब सारे ही ऑफिसर्स को राज्यों को दे दिया जाता है या कैडर एलोकेशन में राज्यों में भेज दिया जाता है। बेसिकली होता यह है कि प्राइमा फेसिया तो सिलेक्शन के बाद जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के बाद राज्यों में भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब केंद्र को इन ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है तो वो राज्य सरकारों से कहते हैं कि हमें IAS ऑफिसर्स चाहिए। वो एक डिप्यूटेशन पे जाते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए। तो राज्य सरकार एक लिस्ट देती है उन ऑफिसर्स की जिनको वो केंद्र में भेज सकते हैं। उस लिस्ट में से केंद्र सरकार उन ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है और फिर वो डिप्यूटेशन पे सर्व करने के लिए केंद्र की डोमेन में चले जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को IAS ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलते हैं राज्यों से। DOPT कैडर कंट्रोल करती है IAS ऑफिसर्स के मामले में। IPS के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के मामले में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है वो कैडर को कंट्रोल करने का काम करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उसमें रूल 6 क्लॉज 1 जो IAS कैडर रूल 1954 का है, जिसे मई 1969 में एड ऑन किया गया था, उसी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे केंद्र में काम करने के लिए बुलाती है। अब ये रूल्स कहते क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग एक जो कैडर ऑफिसर है वो राज्य की सहमति से सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन पे काम करने के लिए जा सकता है। इस संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रिजॉल्व करेंगी, या फिर जो भी केंद्र सरकार का डायरेक्टिव होगा उसे राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी। ये बात कही गई है इस कानून में। कुल मिला के इसे इंप्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी है वो राज्य सरकार के पास होती है। कई बार राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिसर्स देने में डिले करते हैं, इससे उन्हें होती है दिक्कत और उनका काम रुकता है। डिसएग्रीमेंट के मामले में जो होगा वो बात यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल एक ऑफर लिस्ट मांगती है। नॉर्मल प्रैक्टिस यही है, जिन्हें सेंट्रल में डिप्यूटेशन पे भेजना है राज्य सरकारें वो लिस्ट देती हैं और उसी में से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है। ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन पे जाने से पहले राज्य सरकारों से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होता है, एंड दैट इज द प्लेस जहां पर राज्य सरकार का काफी ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस नहीं दिया तो वो मामला अटका रहता है। तो जो भी IAS ऑफिसर्स राज्यों में पोस्टेड हैं उनमें 40% से कम केंद्र में डिप्यूटेशन के लिए जा सकते हैं। ये नंबर 40% जो टोटल स्ट्रेंथ है उस राज्य में, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां पर देखा यह जा रहा है कि 40% से बहुत कम ऑफिसर्स को दिया जा रहा है राज्यों के द्वारा केंद्र को। अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट डिले करती है जो स्टेट कैडर ऑफिसर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन में भेजने को लेकर, तो यहां पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। मतलब कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर उन्होंने उन ऑफिसर्स को नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस नहीं दिया तो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस मान लिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपने डिप्यूटेशन पे बुला लेगी जिन ऑफिसर्स को वो चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफिसर्स को राज्य से केंद्रों में आना है। फर्दर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसा कि अभी तक से रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रहा है। फर्दर अगर केंद्र सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि ऑफिसर्स को केंद्र में बुला लिया जाए तो वो भी कर सकते हैं।
इसमें कोई रोड़ा राज्य सरकारें नहीं अटका पाएंगी। यद्यपि ये जो भी बदलाव किए जा रहे हैं इसका सख्ती से विरोध किया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी और जो लॉ मिनिस्टर हैं केरला के, उनके द्वारा भी इन रूल्स का सख्ती से विरोध किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल RADPFI गाइडलाइंस के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी ने हाल ही में रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, जो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर किया था। अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक देखिए होना यह है कि जो रूरल एरिया है हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है, और रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां पर जो भी जमीनें हैं हमें उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करना है, मतलब उसका अननेसेसरी यूज ना हो, इस चीज को इंश्योर करना है। देखिए गांवों में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर करने का प्लान बनाता है, जिसके जरिए हो ये कि जो गांवों के लोग माइग्रेट करते हैं शहरों में आजीविका के लिए, वो उन्हें ना करना पड़े, गांवों में बेहतर इंफ्रा हो, फैसिलिटी हो, रिसोर्सेस हो और उनके लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज भी हो, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज गाइडलाइंस। इसमें देखिए कई सारे काम करने का प्लान बनाया गया है, जैसे विलेज प्लानिंग स्कीम तैयार की जाएगी। अभी तक विलेज प्लानिंग स्कीम जो है वो टाउन प्लानिंग स्कीम हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, विलेज के लिए इस प्रकार की स्कीम्स के बहुत इफेक्टिव प्रावधान है नहीं, तो टाउन प्लानिंग स्कीम की तर्ज पे ही गांवों में विलेज प्लानिंग स्कीम का प्रावधान किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो प्रोविजंस हैं उन्हें स्पेशल लैंड यूज प्लानिंग से लिंक कर दिया जाएगा। स्पेशल का मतलब होता है लोकेटेड टू लोकेशन या स्पेस, जमीन। तो जमीन या फिर जो लैंड यूज है जो हमें गांवों में मिलता है उसकी प्लानिंग कैसे बेहतर हो। हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए भी खुद को प्लान करना है। जो 15 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की प्रावधान है या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो प्रावधान है उनके साथ गांवों की योजनाओं को लिंक करना है, तो ताकि उन्हें आसानी से फाइनेंस मिल सके। ई गवर्नेंस को बेहतर करना है। जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट है उसे कंसोलिडेट करना है रूरबन क्लस्टर के रूप में, जहां पे रूरल अर्बन एक मिक्स देखने को मिलता है और उन्हें इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वहां पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाए। फर्दर इसके लिए स्वामित्व या फिर जो भी डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके माध्यम से लैंड रिकॉर्ड्स को और बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि इससे रूरल एरिया में ग्रोथ आएगी। जो अनप्लान्ड ग्रोथ है, देखिए ग्रोथ तो हो ही रही है रूरल एरिया में भी, लेकिन वो अनप्लान्ड है और इससे रिसोर्सेज जो हैं उनका मिसयूज होता है और उन्हें सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो स्पेशल प्लानिंग होगी उसके माध्यम से रोड कॉरिडोर्स और जो भी जरूरी इंफ्रा रिक्वायर्ड है आसपास के विलेजेस के रीजन में उसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विकास रॉकेट इंजन के बारे में है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 25 सेकंड का क्वालिफिकेशन टेस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन के लिए, जिसका इस्तेमाल हम गगनयान मिशन में भी करने वाले हैं, जिसके जरिए हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए चाहे हमारा GSLV है, PSLV है या फिर GSLV Mach 3 है, उनको रन करने के लिए कुछ इंजन यूज किए जाते हैं। उन्हीं इंजन में से एक इंजन है विकास रॉकेट इंजन। समझ में आ रहा है? ये जो मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, बेसिकली चाहे वो GSLV है या फिर PSLV है, तो इसमें जो इंजन यूज किए जा रहे हैं उनमें से एक है विकास। विकास का यहाँ पे फुल फॉर्म है, इसमें VIK का मतलब हो जाता है विक्रम, A का मतलब होता है अंबालाल और S का मतलब होता है साराभाई, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के। ये फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन्स का पार्ट है, जिसकी बनने की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। ये लाइसेंस्ड वर्जन है वाइकिंग इंजन का, जिसका काफी लंबे समय से इस्तेमाल करने का पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका एक अच्छा फायदा यह है विकास इंजन का कि ये लंबे समय तक फ्यूल को बर्न कर सकता है, जिससे कि इंजन की इफिशियंसी बढ़ती है। मैं आपको बता दूं कि विकास इंजन का इस्तेमाल PSLV के सेकंड स्टेज में, GSLV के सेकंड स्टेज में और GSLV Mach 3 के फर्स्ट स्टेज में किया जा रहा है। ये 40 मीट्रिक टन अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन यानी कि UDMH को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजर की तरह इस्तेमाल करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिस क्लॉक के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी के चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किए हैं 2 डिजिटल सर्विसेज को गुजरात हाई कोर्ट में, जिनमें पहला है जस्टिस क्लॉक और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। देखिए जो जस्टिस क्लॉक है उसमें होगा ये कि 7x10 का एक LED डिस्प्ले लगाया जाएगा ग्राउंड से 17 फीट की ऊंचाई पर। इनफैक्ट लगा दिया गया है, जो गुजरात का हाई कोर्ट प्रेमाइस है जहां पर काफी लोग आते जाते रहते हैं वहां पर। अब इसमें होगा ये कि ये बताया जाएगा कि कितने केसेस कोर्ट के पास आ रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने उसे कितने डिस्पोज कर दिया और पिछले महीने में कितना डिस्पोज किया और ये परसेंटेज कितना रहा, जिससे लोगों को पता चले कि जो कोर्ट है वो कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है। जो जस्टिस क्लॉक है ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स को डिस्प्ले करेगा लोगों के लिए
और विजिबिलिटी को एनहेंस करेगा जो जुडिशियल फंक्शनिंग है उसकी। जो इंटरफेस है उसे डिजाइन किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के द्वारा। जो उनके पास डेटा होता है उसे रियल टाइम फॉर्म में डिस्प्ले किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी एक टैब मिलेगा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का, जहां पे सेम इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ई कोर्ट फी को ऑनलाइन सबमिट करने का अब प्रावधान कर दिया गया है। वैसे ये देखिए पहले भी चल रहा था पायलट बेसिस पे, लेकिन अभी इसे गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट या तालुका कोर्ट में एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब इससे फायदा ये होगा, देखिए ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, इसे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SHCIL ने डेवलप किया है। जो भी फीस सबमिट की जाएगी, जो स्टाम्प वगैरह की फीस हम ऑफलाइन फॉर्मेट में देते हैं, वो ऑनलाइन सबमिट की जा सकेगी और उस सबमिशन की एक PDF रिसीट मिल जाएगी। उसे फाइनली सबमिट कर दिया जाएगा जो रजिस्ट्री है, कोर्ट की रजिस्ट्री है वहां पर, और उसके बाद उसे मैच कर लिया जाएगा जो ऑनलाइन डेटाबेस है उससे, और फिर वो जो फी रिसीट है उसे खत्म कर दिया जाएगा ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी इक्विटी इन्फ्यूजन अनाउंस किया है 1500 करोड़ रुपए का इरेडा में, यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में। इरेडा देखिए एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि 1987 में बनाई गई थी। ये स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंडिंग किया करती है। ये प्रमोट करती है, डेवलप करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उनको, और उनका मोटो है एनर्जी फॉर एवर। सिग्निफिकेंस ये होगी कि जो फंड्स मिलेंगे उसके जरिए 10,000 जॉब्स के क्रिएट होने की संभावना है और CO2 का जो एमिशन है हम उसे भी कम कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में है। 20 जनवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब्दुल गफ्फार खान जी को पॉपुलरली फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। 6 जनवरी 1890 को उत्मंजई, जो फ्रंटियर मतलब सीमा के पास सटा हुआ ट्राइबल एरिया रहा पंजाब प्रोविंस का, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 26 वर्ष की आयु में इन्हें बादशाह खान का नाम दिया गया इनके पिताजी की मृत्यु के बाद। 20वीं सेंचुरी में ये पश्तून कम्युनिटी के लीडर रहे। पश्तून या पठान मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। एक यंग बॉय के रूप में इन्होंने हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम्स के बाद अपना ये जो एग्जाम था, स्कूलिंग थी, उसको छोड़ दिया। इनका प्लान था कि ये गाइड एक सिख या पठान का कॉप हुआ करता था, उसे ज्वाइन करने का इनका मन था। ये महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह के दौरान नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट का भी हिस्सा रहते हैं और इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट को भी स्टार्ट किया जिसका नाम खुदाई खिदमतगार था या सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इसमें पश्तून जो इनके साथी थे वो इसका हिस्सा थे। नॉन वायलेंट नेशनलिस्ट एजिटेशन इन्होंने स्टार्ट किया। पश्तून्स के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अवेकन करने की कोशिश की। ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, करेज और नॉन वायलेंस इनके टूल्स थे जिसके माध्यम से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम पुश्तो था। भारत रत्न इन्हें मिला 1987 में। ये हाईएस्ट इंडियन ऑनर है। इसके बाद एकमात्र ऐसे और नॉन इंडियन है नेशनल मंडेला जी, जिन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो यही दो लोग हैं जो नॉन इंडियन हैं और उन्हें भारत रत्न दिया गया है। एक तो अब्दुल गफ्फार खान जी और दूसरे नेल्सन मंडेला जी। मदर टेरेसा को भी दिया गया है। आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि वो भी नॉन इंडियन रही, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई थी और उसके बाद उन्हें भारत रत्न मिला था। तो ये एकमात्र नेचुरलाइज्ड सिटीजन रही हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, मदर टेरेसा जी को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोमनाथ टेम्पल के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया एक नए सर्किट हाउस को सोमनाथ टेम्पल में। सोमनाथ टेम्पल को सोमनाथा टेम्पल या देवपतन या फिर देवपतन कहा जाता है। बेसिकली प्रभास पतन में ये गुजरात के वेरावल में लोकेटेड है। ये काफ़ी सेक्रेट पिलग्रिमेज साइट रही है। इनफैक्ट जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, जो श्राइन्स हैं, उनमें ये पहला माना जाता है सोमनाथ। इसे कई बार बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि मुस्लिम इन्वेस्टर्स का ये अक्सर टारगेट रहा करता था। वो आते थे तो सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करते थे और यहाँ का जो भी पैसा होता था, खजाना होता था, उसे लूट लिया करते थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो भी डिमोलिश्ड मटेरियल था उसे एक बार फिर से इकट्ठा करके सोमनाथ मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मारू गुर्जरा जो स्टाइल है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की, उसी में इस मंदिर को बनाया गया। इसे बनवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक की रोल रहा था। 1951 में उनकी मृत्यु के बाद इसके काम का जो कंप्लीशन है वो खत्म हुआ। श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिस केरला के बारे में है। डेनिसन बाब मिस केरला एक मछली की प्रजाति है। इसे अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये जो एक्वेरिस्ट हैं, जो एक्वेरियम में मछलियों को रखते हैं या ऑर्नामेंट
ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर्स हैं उनको इससे दिक्कत हो रही है, बिकॉज उसके बाद वो मिस केरला को आसानी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मिस केरला को डेनिसन बाब, रेड लाइन टॉर्पीडो बाब या फिर रोज लाइन शार्क के नाम से पुकारा जाता है। रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, इसीलिए एक्वेरियम में लोग इस मछली को देखना पसंद करते हैं। केरला और कर्नाटका में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। ये फास्ट फ्लोइंग हिल स्ट्रीम्स में रहना पसंद करती है और एक्वेरियम ट्रेड के लिए इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, एंड दैट्स वाई इनकी संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है। इंडिया से ऑर्नामेंटल फिश जो एक्सपोर्ट की जाती है उनमें 60 to 65% तो आपको मिस केरला ही मिल जाएगी। एक तो इनका एक्वेरियम पर्पस से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, दैट्स वाई इनकी संख्या कम हो रही है। फर्दर इनका हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन, इन सब की वजह से भी इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। रिवीजन करते हैं। मिस केरला का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये गलत है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। जस्टिस क्लॉक, इसके जरिए जो कोर्ट में, प्रिजन्स में कॉपीज होती हैं उनका ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा, गलत है। इसके माध्यम से जो स्टैटिस्टिक्स है उसे डिस्प्ले किए जाएंगे। इरिडा एक मिनी रत्ना कंपनी है, ये सही है। अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, दैट्स ट्रू। सोमनाथ टेम्पल उड़ीसा में है, ये गलत है बिकॉज ये गुजरात में है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।